1970 का साल उपमहाद्वीप का नक्शा बदलने वाला था। एक ओर पूर्वी पाकिस्तान की जनता बंगाली पहचान और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत उन पर बर्बर दमन कर रही थी। इस राजनीतिक तूफान के बीच भारत की गुप्तचर एजेंसी RAY ने इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त खेल खेलना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली अवाम को लगता था कि ढाका से लेकर लाहौर तक उनकी आवाज दबा दी जाती है। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 1770 के चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में ही रही। यह वही पल था जब रॉ के डायरेक्टर RN काओ ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी, मौका सही है, इतिहास हमें पुकार रहा है। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। इसका कोड नाम रखा गया ऑपरेशन सनराइज। इसमें शामिल था: 1. बंगाली युवाओं को गुप्त ट्रेनिंग देना। 2. मिजोरम और त्रिपुरा की सीमाओं से हथियार पहुंचाना। 3. पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर नजर रखना। रॉ ने BSF और भारतीय सेना की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी बनाने का काम शुरू किया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कई गुप्त कैंप बनाए गए। इनमें हजारों बंगाली युवाओं को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। यह ट्रेनिंग इतनी गुप्त थी कि स्थानीय लोगों को भी पता नहीं चल पाया कि उनके गांवों में इतिहास लिखा जा रहा है। रॉ के एजेंट रात के अंधेरे में हथियारों की खेप सीमा पार करवाते और दिन में इन्हें छुपा दिया जाता। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बंगालियों पर खून की नदियां बहा दी गईं। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत की ओर भागे। भारत के सीमावर्ती इलाकों में शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई। इस मानवीय त्रासदी ने इंदिरा गांधी को मजबूर किया कि भारत अब और चुप न बैठे। रॉ के स्पेशल एजेंट्स भेष बदलकर ढाका और चिटगांव तक पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट, उनके हथियार डिपो और सैनिक ठिकानों की तस्वीरें खींचीं। ये सूचनाएं सीधे दिल्ली भेजी जातीं और वहां से मुक्ति वाहिनी को दी जातीं। यही जानकारी युद्ध की रणनीति का असली आधार बनी। भारत के गांव-गांव में शरणार्थी कैंप लगे, लेकिन इन कैंपों में केवल पीड़ित ही नहीं थे, बल्कि रॉ ने यहां अपने गुप्त भंडार भी बना लिए। हर शरणार्थी कैंप एक छोटे इंटेलिजेंस हब की तरह इस्तेमाल किया गया। यहां से पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों की खबरें आतीं और RAV उन्हें डीकोड करता। इंदिरा गांधी जानती थीं कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में भी लड़ा जाएगा। RAV ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ढाका के नरसंहार की तस्वीरें पहुंचाईं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की क्रूरता देखी। इस गुप्त खेल में रॉ के एजेंट पत्रकार बनकर विदेशों तक रिपोर्टिंग कर रहे थे। 1971 का ये दौर सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं था। ये वह पल था जब RAY ने अपनी ताकत और रणनीति से एक राष्ट्र की नींव रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। जल्द ही भारतीय सेना सीधे मैदान में उतरेगी और RAY का गुप्त नेटवर्क इस युद्ध को निर्णायक जीत तक ले जाएगा। 1971 का साल धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और बिगड़ चुके थे। ढाका की सड़कों पर खून बह रहा था और लाखों शरणार्थी भारत की ओर भागने लगे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रोज खुफिया रिपोर्ट दी जाती थी। इन रिपोर्ट्स का सबसे बड़ा स्रोत था RAY, जो सीमा पार हर पल की जानकारी ला रहा था। RAY के ऑपरेटिव्स ने सिर्फ जासूसी ही नहीं की, बल्कि शरणार्थियों में से लड़कों को चुना, उन्हें ट्रेनिंग दी और मुक्ति वाहिनी नामक एक गुरिल्ला सेना खड़ी की। इनका मकसद था पूर्वी पाकिस्तान की सेना को अंदर से तोड़ना और पाकिस्तान के खिलाफ जन आंदोलन को हथियारबंद कर देना। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तान की ISI। ISI को शक हो गया था कि भारत RAV के जरिए विद्रोह को हवा दे रहा है। ढाका से लेकर कराची तक ISI के एजेंट सक्रिय हो गए। रॉ और ISI के बीच एक खामोश जंग शुरू हो गई। रॉ ने बांग्लादेश के भीतर अपने नेटवर्क को और गहरा कर दिया ताकि ISI की हर चाल का जवाब पहले से तैयार हो। का सबसे गुप्त मिशन था ढाका के अंदर पाकिस्तानी सेना की रेडियो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना।
इसके लिए एजेंट्स ने स्थानीय रेडियो इंजीनियर्स की मदद ली। कई बार आरएवी एजेंट्स पकड़े जाने के करीब आ गए, लेकिन उनकी बहादुरी और चालाकी ने उन्हें बचा लिया। इन रेडियो इंटरसेप्ट्स ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपनी ही जनता पर बर्बर अत्याचार कर रहा है। भारत के अंदर आरएवी चीफ एन काव ने सीधा मैसेज दिया, हम सिर्फ जासूसी नहीं करेंगे, हम इतिहास बदलेंगे। यह आदेश मुक्ति वाहिनी और आरएवी के ऑपरेटिव्स दोनों के लिए एक युद्ध घोषणा था। ऑपरेशन जैकपॉट नाम से एक गुप्त मिशन शुरू हुआ, जिसमें मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को नौसैनिक बेस और पुल उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। ढाका के एक गुप्त होटल में आरएवी एजेंट और मुक्ति वाहिनी कमांडर की गुप्त मुलाकात हुई। वहां तय किया गया कि बड़े हमले से पहले छोटे छोटे हमले किए जाएंगे, ताकि पाकिस्तानी सेना थक जाए और उनका मनोबल टूटे। ये सब योजनाएं इतनी खामोशी से बनती थीं कि आईएसआई को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान आरआईवी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल खेला। इंदिरा गांधी ने पश्चिमी देशों को समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है, लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ थे। रॉ ने सबूत इकट्ठा कर विदेश मंत्रालय को दिया, जिसमें जले हुए गांव, शरणार्थियों की तस्वीरें और आईएसआई की क्रूरता की पूरी कहानी थी। रॉ एजेंट्स ने सीमा पर ऐसे नक्शे तैयार किए जिसमें हर पाकिस्तानी बंकर, हर पुल और हर सैन्य ठिकाने का पूरा ब्यौरा था। इन नक्शों को देखकर भारतीय सेना ने बाद में 13 दिन के युद्ध में बिजली की तरह हमला किया। लेकिन सबसे रोमांचक घटना तब हुई जब आरएवी एजेंट्स ने कराची पोर्ट तक पहुंचने की योजना बनाई। यह मिशन आत्मघाती था, क्योंकि कराची सख्त सुरक्षा में था। कहा जाता है कि आरएवाई के ही एक एजेंट ने स्थानीय मछुआरों के भेष में आईएसआई की आंखों से बचकर पाकिस्तान की नौसेना की गतिविधियों की जानकारी भारत तक पहुंचाई। यही जानकारी बाद में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी जीत का कारण बनी। इस तरह रॉ सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली एजेंसी नहीं रह गई थी। यह अब एक सक्रिय खिलाड़ी थी, जिसने इतिहास की सबसे तेज जंग को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई। 1971 के अंत तक हालात साफ थे। भारत और पाकिस्तान की टक्कर अब सीधे युद्ध में बदलने वाली थी। रॉ ने खेल का मैदान तैयार कर दिया था। रॉ ने 1771 युद्ध में अपने एजेंट्स को ऐसे कोड दिए जो साधारण लोग कभी समझ ही नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, एक चिट्ठी में अगर लिखा होता, कल मौसम बादलों से भरा रहेगा, तो असल मायने होते कि कल दुश्मन टुकड़ी हमला करने वाली है। इसी तरह एक दुकानदार सब्जियों के भाव बदलकर पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट रिपोर्ट करता था। पाकिस्तान की आईएसआई ने भी आरएवी एजेंट्स को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। ढाका और चिटगांव में नकली मुक्ति बहिनी का झांसा देकर आरएवी एजेंट्स को फंसाने की कोशिश की गई। कई भारतीय एजेंट्स जान देकर भी रॉ का राज नहीं खोले। कहा जाता है कि एक एजेंट, अशोक दास, आखिरी वक्त तक चुप रहा और पाकिस्तानी पूछताछ में सिर्फ इतना बोला, भारत जरूर जीतेगा। रॉ ने युद्ध के समय एक गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित किया था, जो सिर्फ मुक्ति बहिनी को आदेश और खुफिया जानकारी देता था। ये रेडियो ट्रांसमीटर कभी मंदिर में छुपाए जाते, तो कभी सब्जी मंडी की दुकान में। पाकिस्तानी सेना ने कई बार इन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। कई रॉ एजेंट्स पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में मछुआरे, फेरी वाले, रिक्शा चालक और पुजारी बनकर घूमते थे। वे आम जनता की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा पाकिस्तानी फौज की हरकतें गिनती रहतीं। कई बार यही नकली भेष आईएसआई की आंखों में धूल झोंक देता था। युद्ध की असली जीत सिर्फ बम और गोलियों से नहीं, बल्कि जानकारी की सटीकता से मिली। आरओ के एजेंट्स ने भारतीय सेना को पाकिस्तानी बंकरों, टुकड़ी की लोकेशन और उनकी सप्लाई लाइनों के बारे में हर पल अपडेट दिया। जनरल सम मानेकशॉ ने खुद कहा था, अगर रॉ का खुफिया नेटवर्क न होता, तो यह युद्ध इतना जल्दी खत्म न होता। इस युद्ध में जहां जमीनी मोर्चा पर भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक भिड़ रहे थे, वहीं अंधेरे में रॉ और आईएसआई के बीच एक और युद्ध चल रहा था। रॉ की कोशिश थी पाकिस्तान को अंधा कर देना, और आईएसआई की कोशिश थी रॉ को हराना, थी आरएवी के एजेंट्स को ढूंढकर खत्म करना। ये छाया युद्ध उतना ही खतरनाक था जितना असली युद्ध। ढाका की तंग गलियों में आरएवी के एजेंट्स रात को संदेश पहुंचाते और दिन में आम नागरिक बनकर रहते। लेकिन आईएसआई के जाल हर जगह फैले थे।
कई बार आरएवी एजेंट्स और आईएसआई के लोग आमने सामने टकरा जाते। कई बार गोलियां चलीं, कई बार चाकुओं से खून बहा, पर आरएवाई का नेटवर्क बचा रहा क्योंकि स्थानीय लोग उन्हें छुपाते थे। आरएवाई ने भारतीय सेना को ऐसी जानकारी दी जिसने पूरा युद्ध बदल दिया। पाकिस्तानी नौसेना का मुख्य ठिकाना चिटगांव पूरी तरह निशाने पर आ गया। भारतीय वायुसेना ने रॉ की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हमला किया और पाकिस्तानी नौसेना पंगु हो गई। युद्ध अब भारत और बांग्लादेश की जीत की तरफ बढ़ चुका था। सैकड़ों रॉ एजेंट्स ने इस युद्ध में अपनी जान दी। उनके नाम आज भी गुमनाम हैं क्योंकि उनकी पहचान उजागर करना राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। लेकिन उनकी कुर्बानी ने भारत को जीत दिलाई और बांग्लादेश को आज़ादी। उनका बलिदान ही आरएडब्ल्यू की असली ताकत है। अनदेखा, अनसुना, लेकिन अमर। 1971 का दिसंबर इतिहास के पन्नों पर सुनहरी स्याही से लिखा गया महीना था। आरएडब्ल्यू के एजेंट महीनों से जिस मिशन की तैयारी कर रहे थे, उसका अंतिम परिणाम अब सामने आने वाला था। पाकिस्तानी सेना ढह चुकी थी, लेकिन आखिरी समय तक उनका प्रतिरोध तेज था। औरों ने भारतीय सेना को ढाका की पूरी नक्शानवीसी, पाकिस्तानी आर्मी यूनिट्स की लोकेशन और यहां तक कि जनरल नियाजी के कमांड सेंटर का रेडियो फ्रीक्वेंसी उपलब्ध करा दिया। यह वही जानकारी थी जिसने भारतीय वायुसेना को दुश्मन के दिल पर प्रहार करने का सही मौका दिया। 15 दिसंबर की रात रॉ का नेटवर्क पूरी तरह अलर्ट था। ढाका में आरएवाई के गुप्त एजेंटों ने रेडियो संदेश भेजा। पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट चुका है। आत्मसमर्पण किसी भी पल संभव है। अगले ही दिन 16 दिसंबर 1971 को इतिहास ने करवट ली। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, लेकिन इस जीत के पीछे जो चेहरा छिपा रहा, वो आरएवी का था। खुले मैदान में भारतीय सैनिक लड़ रहे थे और पर्दे के पीछे आरएवी के एजेंट व धागे खींच रहे थे जो इस युद्ध की दिशा तय कर रहे थे। आरएडब्ल्यू ने न केवल युद्ध को छोटा किया, बल्कि लाखों निर्दोष बांग्लादेशी नागरिकों को बचाया, जिन्हें पाकिस्तानी सेना बेरहमी से मार रही थी। जब जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण पर दस्तखत किए, उस समय भारतीय सैनिकों और बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं के चेहरे पर खुशी थी। परंतु कहीं दूर किसी अंधेरे कमरे में बैठे आरएवी अधिकारी के चेहरे पर सिर्फ हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि यह जीत सिर्फ बंदूकों और बमों की नहीं थी, बल्कि यह जीत जानकारी की थी, जासूसी की थी। आरएवाई, भारत की वह गुप्त आंख जिसने 1971 में दुनिया का नक्शा बदल दिया। जहां पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया, जहां 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए और जहां भारत ने यह साबित किया कि जीत सिर्फ युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे गुप्त एजेंटों की परछाइयों में भी लिखी जाती है। आरएवी के ऑपरेशंस का यह सिर्फ शुरुआती अध्याय था। 1971 की जीत ने आरएवी को दुनिया का सबसे सक्षम खुफिया संगठन बना दिया। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। आगे आने वाले दशकों में आरएवाई को और भी खतरनाक मिशनों का सामना करना पड़ा। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें। हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे एपिसोड लाएंगे